नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मुखर्जी नगर कोलार में विकास पर्व के अंतर्गत 194 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी, जिसमें 155 करोड़ की लागत से अमृत 2.0 के अंतर्गत सीवेज निर्माण कार्य का शुभारंभ, 29 करोड़ की लागत से संदीपानी विद्यालय का लोकार्पण, साथ ही 10 करोड़ की लागत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। वहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मौजूद रहे। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री के सामने एक और स्टेडियम साथ ही दशहरा मैदान की मांग की रखी, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया। आपने कहा कि कटरा, बराई, दीनदयाल स्टेडियम अभी और बनाना है। ये बेरागढ़ में खेल विभाग के स्वामित्व में है, खेल स्टेडियम बना हुआ है, बन चुका है और इसको भूमि चाहिए। नहीं, ये दीनदयाल की भूमि हमारी रेडी है, दे देंगे, रेडी है। चलो विश्वास जी। इस अवसर पर आपने कहा रामलीला मैदान भी चाहिए। अरे खूब रामलीला करो, रावण जलाओ, ये तो आनंद आना ही चाहिए, कोई मना नहीं। आपने कहा थाना भी चाहिए। अरे थाने तो होना ही चाहिए। गुंडे बदमाश को तो ठीक करने का काम हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में परमात्मा करे विकास के काम भी चलते जाए और सुशासन के काम चलते जाए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के कल्याण और रोजगार के लिए लगातार कार्य कर रही है। यदि गौर से देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकास की अवधारणा है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से परिलक्षित होती है, जहां एक और कोलार क्षेत्र की सीवेज के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहर के विकास, शहर के समुचित विकास की अवधारणा को स्थापित करता है। तो दूसरी तरफ जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल, युवा और खिलाड़ी के उन्नयन के लिए जिस प्रकार से खेल को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, तो ये स्टेडियम मोहन यादव जी की खेलों और युवाओं के कल्याण की अवधारणा को स्थापित करता है। और यदि किसी समाज को सुव्यवस्थित करना है तो निश्चित रूप से उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। तो सांदीपनी स्कूल की शुरुआत करके शिक्षा के लिए मोहन यादव जी का क्या कुछ दृष्टिकोण है, वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित होता है। स्थापित हो रहे सांदीपनी विद्यालय को लेकर कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। मुखर्जी नगर कोलार में हुए 194 करोड़ के विकास कार्यों के साथ ही इस मंच पर अयोध्या श्री राम मंदिर पर झंडा फहराने को लेकर जय श्री राम के नारे भी लगे। सांदीपनी विद्यालय का भी आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस प्रदेश में लगातार लगभग हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी 1-2 सांदीपनी स्कूल्स का लोकार्पण इस प्रदेश में कर रहे हैं और आगामी समय में ये व्यवस्था आगे अच्छी बढ़ती रहे। सांदीपनी स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स, एक्सीलेंस, पीएमसी, इन हमारे विद्यालयों की अवधारणा और बलवती हो, इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उनका मार्गदर्शन विभाग को मिलता है।
आगे आने वाला समय मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए सही मायनों में बहुत सुखमय है और आगे बढ़ने के लिए उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में मिलने वाला है। जैसा विश्वास जी ने कहा कि औद्योगिकरण के रास्ते पर इस प्रदेश को डालने का काम हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। स्वाभाविक रूप से जब उद्योग लगेंगे रोजगार पैदा होंगे, जब रोजगार आएंगे तो उन रोजगारों में यही बच्चे जो आज बैठे हैं ये पढ़ लिख कर वहां समायोजित होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत सुखमय है और बहुत विकासोन्मुख है। मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं, चूंकि अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद माननीय की अध्यक्षता में कैबिनेट भी है। मैं सभी यहां बैठे हुए बच्चों को एक अच्छे, बहुत ही हाईटेक और वेल फर्निश्ड एक कैंपस के लिए सांदीपनि विद्यालय जो नया उनको मिलने वाला है, जिसमें वो बैठकर अध्ययन करेंगे, अपने जीवन को संवारने का काम करेंगे। उन बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए यहां पर विराजमान सभी बड़ी संख्या में सुबह सुबह, क्योंकि 11 बजे किसी कार्यक्रम को सफल करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है, हजारों की संख्या में आप सब यहां पधारे। मैं आप सब हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज इस सदी का एक बड़ा अवसर है जब अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराजित हमारे मंदिर के ऊपर अब से 7-8 मिनट के बाद भगवा ध्वज लहराने वाला है। मुझे लगता है कि आज मोदी जी को जय श्री राम करने का अवसर है, माननीय मोहन जी को जय श्री राम करने का अवसर है। मैं एक बार आपसे कहूंगा, मोदी जी को तो आप कहेंगे जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोहन जी को जय श्री राम, मोहन जी को जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेडियम जिस व्यक्ति के नाम बना है वह अद्वितीय है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भविष्य संकट की पहचानते हुए धारा 370 के कलंक को सामने लाकर बताया था। मुखर्जी ने हमेशा जवाहरलाल नेहरू को जिताया था। धारा 370 के कारण देश ने काफी कुछ चुकाया। कश्मीर में हजारों पंडितों की हत्या की गई, यह पूरा पाप कांग्रेस के कारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 370 का कलंक खत्म हुआ। कलंक खत्म होने के बाद आज लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है। पाकिस्तान को हमारी सेना जब घुसकर मारती है तो पप्पू सबूत मांगता है। कांग्रेस कभी सुधरने वाली नहीं है। अद्भुत कार्यक्रम में और जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, भविष्य दृष्टा और जिनने 31 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनकर के भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन मंत्री बनने के साथ भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया। माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, ये देश आजाद हो गया, सभी राज्य बराबर है, किसी राज्य को अलग से दर्जा मत दो, और उन्होंने चेताया, लेकिन नेहरू जी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी है ऐसी। इनके साथ संकट ये कि ये जब भी करते ऐसा करते कि भविष्य में देश कीमत चुकाता है। लेकिन हमें गर्व है, हमारे एक ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे,
बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। ये पूरा पाप कांग्रेस के माथे है और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए अपने भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को और दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उनकी उस समय की गई हत्या को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम यह आया कि जिस कश्मीर के लाल चौक में भी झंडा देश का फहराने के लिए हमको बड़ी मुश्किल से अनुमति या कई बार अनुमति नहीं मिलती थी, आज 370 का कलंक हटने के बाद कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगांव की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो, लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। हमारी निष्ठा इस देश के साथ होना चाहिए, हमारी निष्ठा इस देश के नागरिकों के साथ होना चाहिए, हमारी भावनाएं देश के वासियों के साथ होना चाहिए। इसलिए लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता। कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या मालूम किस भावना से ये रहते हैं। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते, देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को। ये इनकी भावना है। हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं या दिग्विजय सिंह बोलते हैं, नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी, एक जैसे ही लाइन पर चलती, समझ में नहीं आता करना क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूं। विश्वास जी और रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 47 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह हमारी सरकारों काम करने का तरीका है। सच्चे अर्थों में यहां रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को। ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा, जिनके कारण से धारा 370 लगी, लेकिन हटाने वाले व्यक्ति का नाम इतने बड़े भवन के साथ जोड़ करके भविष्य की पीढ़ी को जागृति देगा और कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। 40,000 निरपराध लोग मारे गए जिस 370 के कारण से। ये पूरा पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सिर पर है। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जनकल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम
और गोपाल कृष्ण के लिए जब हम जय बोलते हैं तो कांग्रेस के फिर छाती पे सांप लौटता है। ये धर्म की बात क्यों करते हो? ये रामकृष्ण की जय क्यों करते हो? अब कोई इनको कैसे समझाए? अगर हम रामकृष्ण की जय नहीं करें तो क्या रावण और कंस की करें? अरे ये तुम्हारे जुम्मे छोड़ दे, तुम उनकी जय करो, हम तो गोपाल कृष्ण की और भगवान राम की जय करेंगे। ये हमारे पल्ले पड़ा, ये हमारे हित में, हम तो यही करने वाले हैं। आपकी मर्जी आए जो करो। इसलिए हमने फिर एक बार आज जब दिन तय हुआ तो अयोध्या में भगवान राम अपने धाम पे मुस्कुरा रहे हैं। माता सरयू सहित पूरी नगरी में आनंद छाया हुआ है, तो भोपाल में भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम को याद करो और रामेश्वर भगवान को भूल जाओ तो संभव नहीं है। यह हमारा वो उस काल से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का धाम हमको भगवान राम से जोड़ता है और हमारे लिए डॉक्टर मुखर्जी का नाम राष्ट्रवाद से जोड़ता है। यह आनंद हमको आता है। आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो सांदीपनी आश्रम, भगवान कृष्ण जहां शिक्षा ग्रहण करने आए तो 5000 साल पहले उस सांदीपनी आश्रम में कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसे सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का है अपना रिकॉर्ड। इसलिए आचार्य सांदीपनी के नाम पर सांदीपनी विद्यालय यहां बना रहे राव उदय प्रताप सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक सांदीपनी विद्यालय भी आज लोकार्पित हो रहा है और सांदीपनी विद्यालय के भवन भी क्या बन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश तो क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, इतने बड़े भव्य भवन बन रहे हैं। कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लो, तुम्हारे जमाने में स्कूल के क्या हाल होते थे और ये मोदी जी का और हमारा समय है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए प्रकार का समय है। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी भव्य दिव्य भवन में पढ़ेगा। सब प्रकार के खेल के मैदान, उत्कृष्ट क्लासें, सब प्रकार की लेबोरेटरी, सब प्रकार के शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। इसलिए सांदीपनी विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहां 1055 करोड़ की अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, इतना बड़ा काम यहां भी हो रहा है। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी। इतनी बड़ी परियोजना है और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखम और क्रिकेट के सारे मैदान। अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है, क्या छोड़ा है आपने। सब कुछ इस एक साथ अपने और केवल एक भवन नहीं,
भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा है। मलखम, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा भी कितनी बढ़िया थी। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता तो जो सबसे ज्यादा बलशाली, बुद्धिशाली हो, उसको स्वयंवर के माध्यम से खेल का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता और उसके बाद स्वयं वरमाला उसके गले में आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, इतना अच्छा अतीत हमारा। इस देश के वासी, उनकी संस्कृति वाकई धन्य है। तो जब अपने देश के दिल मध्य प्रदेश में खेलों की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके भोपाल, और हमारी भोपाल का बड़ा गौरव राजधानी का भी है। तो एक स्टेडियम तो यहां और एक 800 करोड़ का वो भी आपकी विधानसभा में बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। रामेश्वर जी की तो चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। आपके लिए तो क्या बचा है भाई। जो मिलेगा, जितना मिलेगा, जय जय श्री राम, चारों तरफ से। अब आप राजा भोज का दरवाजे भी कहीं बन रहा है, तो हुजूर में ही बन रहा है। क्या समय चल रहा है। राजा भोज 1000 साल पहले अद्भुत शासक हुए, जिनके कारण से भोपाल का भोपाल ताल, पूरा भोपाल गौरवान्वित होता है। और उनके और 1000 साल पहले, अर्थात 2000 साल पहले विक्रमादित्य हुए, उनका सुशासन भी जाना जाता है। विक्रमादित्य, जिनकी न्याय, दानशीलता, वीरता और आदमी तो आदमी, भूत को भी पकड़ने की क्षमता रखने वाला अद्भुत सम्राट। विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनाया था। उनका 84 काले कसोटी के खंबे वाला मंदिर, जिसको बाबर ने बाद में तोड़ा था, हमारा इस बात का सौभाग्य है कि वहां मंदिर धूमधाम से बन करके वहां भी ध्वज चढ़ रहा है और यहां भी विक्रमादित्य दरवाजा बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये काल अद्भुत है। सबको समेट करके भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और देश का दिल है। हरेक मार्ग से आने वाले अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग, लेकिन अपने प्रदेश के लोग भी भोपाल पे गर्व करें कि हां, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो भोपाल का अतीत जितना गौरवशाली है, सारे महापुरुषों के नाम पर अलग अलग दरवाजे बनाकर उनका इतिहास भी अमर कर रहे हैं। राजा भोज, विक्रमादित्य, ये सिलसिला और आगे चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। 7 द्वार बनेंगे। 7 द्वार के माध्यम से या तो 7 समंदर पार या 7वां द्वार अंदर। क्या दुनिया है। हमारे देश के दुश्मनों को 47 में 7 समंदर पार उनको घर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहुंचाया था। जोरदार अभिनंदन करें उस अतीत के लड़ाकों के लिए, स्वाधीनता सेनानियों के लिए। और अब देश आजाद होता है तो देश की सारी पुरातन, प्राचीन, गौरवशाली परंपरा पुनर्स्थापित करने का काम होना चाहिए। इसलिए अतीत के उस गौरव पे भी गर्व करेंगे और आज का भी आनंद करेंगे। जब हम खेल की बात करते हैं तो भोपाल में, प्रदेश के अंदर तो हॉकी में भी अगर ओलंपिक पदक मिलता है तो हमें गर्व है। भोपाल का, अपने प्रदेश का खिलाड़ी रहता है। जोरदार अभिनंदन करो। कौन सा खेल ऐसा है। महिला क्रिकेट, लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी कर दो।
हमारी क्रांति गोड़, अगर क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप होता है तो यहां से बहनों का भी योगदान होता है। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कैबिनेट में भी जाना है। लेख के बाद एक बहुत सारी देर तक बोल सकता हूं, लेकिन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में होती है। निशाना भी मध्य प्रदेश से कितना बढ़िया लगता है। जोरदार अभिनंदन करो ये शूटिंग रेंज के लिए भी। सीधा निशाना लगाया तो हमने 10 पदक जीते एशियन स्तर पे। ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। और श्रीनगर, जो मैंने कश्मीर के बारे में कहा, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 पदक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसी एक नहीं, कई सारे प्रकार से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नए नए ऊंचाइयों के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ओलंपिक, एशियाई गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऐसे जब पदक जीतकर खिलाड़ी आते हैं तो हम उनको राजपत्रित पदों पर अर्थात फर्स्ट क्लास की नौकरी भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, विशेष प्रोत्साहन, ये केवल पुरस्कार नहीं है, ये खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का समय तो शुद्ध रूप से हुजूर का है। क्या हुजूर, आपका नाम भी कितना बढ़िया है। इधर भी हुजूर, उधर भी हुजूर, ऊपर भी हुजूर, क्या बात। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, भगवान करे हुजूर को किसी की नजर नहीं लगे। वहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे करेगी। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट की बैठक में दूसरे अनुपूरक बजट और 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नक्सलियों के हमले में शहीद हुए एसएएफ के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के भाई को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त दिए जाने और 1 करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि परिजनों को दिए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। आज कैबिनेट ने लोकल बॉडीज के सभी लोकल बॉडीज की जो इकाइयां हैं हमारी, चाहे पहले तो अभी तक तो नगरीय क्षेत्र के मेयर्स के डायरेक्ट चुनाव थे, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट चुनाव थे, और सभी डायरेक्ट चुनाव हो ऐसा अध्यादेश हम लाए, उसको हमने अनुमोदन किया है। उसके जल्दी ही बिल विधानसभा में लाने वाले हैं। अभी आपको मालूम है कि राजनांदगांव में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक निश्चित किया कि निश्चित सीमा के अंदर नक्सलवाद इस देश से विदाई हो, और उसमें वो बहुत पूरी ताकत से लगे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जितने प्रवास किए, मैं नहीं लगता किसी राज्य में इतने किए होंगे, सिर्फ नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, और इस दिशा में सफलता ही मिली है सरकार को। और उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी है। मध्य प्रदेश का हमारा हाथ फोर्स के जवान भी उसमें थे। राजनांदगांव में जो मुठभेड़ हुई थी, बाकी मुठभेड़ होती है उसमें मध्य प्रदेश के हमारे हाथ फोर्स भी जाती है, क्योंकि ये 3 स्टेट जो हमारे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों का फोर्स साथ में लेके काम करता। पर दुर्भाग्य से एक आशीष शर्मा निरीक्षक वो शहीद हो गए थे, और आशीष शर्मा का जो पूरा रिकॉर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग था, और राष्ट्रपति पदक भी 2 बार ले चुके थे, राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके थे, पर दुर्भाग्य से इस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। तो उनके छोटे भाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके परिवार को हम नौकरी देंगे, तो उनके छोटे भाई को उप निरीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देंगे, और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देंगे। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी, क्योंकि गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की मास्टर की है।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाग लेगा। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। तो आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो एक गीता जरूर लोगों को देते हैं। तो गीता जी का अपना एक महत्व है और ये कि मानव धर्म है ऐसा मानते हैं हम इसको। और मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है और 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के और वहां के धार्मिक संगठनों के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनता है। हमारी कोशिश है कि उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश कैसे हिस्सेदारी कर सकता है और कैसे उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। वैसे सभी विकास खंडों में, लगभग प्रदेश के 313 विकास खंडों और 55 जिलों में और 10 संभागों में श्री कृष्ण परंपरा के आचार्य सानिध्य में 3 लाख गीता प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय का श्लोक सस्वर पाठ करेंगे। उज्जैन में भी ये कार्यक्रम होगा।